नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य की अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई
तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है, तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों हैं? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है।
100% रिग्रेट है, वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उनके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं पंजाब के पठानकोट की। पठानकोट के गांव जैन उपनाली में दो बुजुर्ग जमीन की निशानदेही को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक ये लोग अपनी जमीन की निशानदेही के लिए पिछले कई दिनों से पटवार खाने के बाहर धरना दे रहे थे, लेकिन जमीन पर फसल होने के कारण की जमीन की निशानदेही न होने की वजह से ये लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्गों के परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी। करंट लिया थले लाओ उधर सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर हुए हमले के मामले में एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी अनीश को ढेर कर दिया गया है। साथ ही दो अपराधी घायल भी हुए। बता दें कि अपराधियों पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ प्रमुख अमिताश यस ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल बीते 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर घातक हमला हुआ था, जिसके बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं यूपी के कासगंज में पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका के शव लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली क्षेत्र के गांव में नहर किनारे दोनों ने आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि अभी दोनों के परिवार के लोगों की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। खबर कानपुर से, जहां बेरहम बाप ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह बच्ची को मृत देखकर घर वालों ने पुलिस की सूचना दी। हत्यारे पिता ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया तो वहीं परिजनों ने मोहल्ला वालों की मदद से हत्यारे पिता को पकड़ लिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना पश्चिम पारा अंतर्गत तुलसियारपुर ग्राम का बताया जा रहा है। तो इसको क्यों मारा? औरत को देते विश्वास तो औरत का ही करेंगे। औरत हमें मारने की कोशिश कर रही है। तो तुमने लड़की को मारा? तुमने लड़की क्यों मारा? उधर चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे विधायकों के खरीद फरोख्त करके हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 60 सीटों पर विशेष ध्यान रखा दिया जाएगा। साथ ही दावा किया कि पार्टी प्रदेश में लीडिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। बात करते हैं हरियाणा के अंबाला की। अंबाला में एक तरफ किसानों को मौसम की मार है तो दूसरी तरफ सरकार का उदासीन रवैया किसानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इसी के चलते किसान नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। किसान नेताओं का कहना है कि फसल के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की जा रही है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जो सुनिश्चित करे कि तुलाई में किसी के साथ किसी न किसी तरह की ठगी ना हो।
वहीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद सदर अंबाला द्वारा 15 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। बता दें कि इसके तहत सफाई कर्मियों द्वारा वार्डों की सफाई की जा रही है। साथ ही शहर सुंदर दिखे इसके लिए स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो अंबाला में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद ये स्वच्छता पखवाड़ा चला जा रहा है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांधी जयंती को लेकर ये आयोजन किया गया है। आपको बता दें, नगर परिषद ने ये स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है अंबाला का, जहां पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये आयोजन किया जाएगा। रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सरगना समेत 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें, जिनके पास से 934 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है, साथ ही जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिला में महिला और बाल चिकित्सालय में शुक्रवार को एनसीडी क्लिनिक के तत्वावधान में BIA जांच परामर्श का निदान शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं गायकिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी सदोलिया और डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय की उपस्थिति में आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में आई सभी महिलाओं को VIA जांच भी कराई गई। बता दें कि शिविर में महिलाओं की BP और शुगर की भी जांच की गई। उसके बाद दवाओं का वितरण भी निःशुल्क किया गया। उधर सिद्धार्थनगर के परमाशाह आलम में जल जमाव की वजह से विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को सूचित करने के बाद भी इस मामले की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इसको लेकर SDM ललित मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हुई है। जल जमाव की इस समस्या को दूर करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया है। जल्द ही स्कूल में हुए जल जमाव की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो सिद्धार्थनगर का ये मामला है, जहां जल जमाव की वजह से स्कूल में बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के परिसर में पानी जमा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को आने जाने में दिक्कतों की परेशानी हो रही है। वहीं आपको बता दें, जिसको लेकर अधिकारियों की तरफ से भी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। उनको शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी ने कोई सुध नहीं ली है। राधाष्टमी पर 8 लाख श्रद्धालुओं का राधा रानी के जन्म का साक्षी बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में इस पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें, 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने ब्रीफिंग कर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सेक्टर और जोन में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। डॉग स्क्वाड, PAC, BDS की टीम के साथ साथ कई सुरक्षा एजेंसी को भी सुरक्षा दृष्टि से लगाया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व है, जिसको लेकर सुरक्षा दृष्टि से 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर बैठक हुई, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम चित्तौड़गढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि जिले भर में प्रत्येक बूथ मंडल से 5-5 कार्यकर्ताओं की रैली में भेजने का निर्णय किया गया है। साथ ही इसके बारे में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट ने बताया है। रायबरेली में एक शराबी ने ट्यूबवेल पर नहा रहे बच्चे को पानी की बूंदें पड़ जाने से नाराज होकर बच्चे को पीट कर अधमरा कर दिया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना बच्चे का इलाज करा रहे थे, लेकिन बच्चे की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि बच्चे के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं बच्चे के पिता की तहरीर पर किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो रायबरेली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक शराबी ने बच्चे को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय राज्य विकास संस्थान के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। तो वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व बैंक और भूगर्भ जल निर्देशालय के सहयोग से विभिन्न विभाग के प्रतिभागियों ने अटल भूजल योजना प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। बता दें, कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था के अपर निदेशक बीडी चौधरी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। दरअसल इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य भोजन संस्करण और तनावग्रस्त जनपद विकासखंड ग्राम पंचायत में भोजन संसाधनों के प्रबंधन कार्य को करना है। तो लखनऊ में अटल भूजल योजना का समापन हुआ। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका समापन हो गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज हो गया है। आपको बता दें, अटल भूजल योजना का ये कार्यक्रम 2 दिवसीय था, जिसका लखनऊ में आज समापन हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।